बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कब्बर ज़ैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप कैपिटल टुडे। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे अपोजिशन की 11 जमातों का इत्तेहाद पीडीएम की सूरत में तो हमें नज़र आ रहा है, लेकिन उस इत्तेहाद में इख्तलाफात की खबरें सामने आ रही हैं। वो इख्तलाफात की खबरें क्या हैं, उसकी अंदरूनी कहानी क्या है, पीडीएम का जब इजलास हुआ था वो आप तक आज हम पहुंचाएंगे, और इख्तलाफ बेसिकली किस बात पे है ये भी आपको बताएंगे। रोटेशन के हवाले से क्या मसला चल रहा है, जब रोटेशन के सवालात बार बार सहाफ़ियों ने किए और इजलास के बाद जब मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही थी इन तमाम लीडरान की जानिब से कि मौलाना फजलुर रहमान के अलावा किसको सदारत दी जाएगी और क्या ये सदारत रोटेशन पे होगी या नहीं होगी, तो इस पर क्या जवाबात दिए गए आपको सुनवाते हैं और उसके बाद अंदरूनी कहानी क्या है वो बताएंगे आपको। और जो पीडीएम है ये मुस्लिम लीग नून डोमिनेटेड नहीं लगती एक, और दूसरा ये जो होते हैं ये कितने अरसे के लिए है सर? रोटेशन पे है। जो फजलुर रहमान साहब है उनका ताल्लुक मुस्लिम लीग से है, मियाँ साहब का ताल्लुक मुस्लिम लीग से है, राजा साहब का ताल्लुक मुस्लिम लीग से है। आंखें खोल लें जी। ओहदे मुस्तकिल है जी, अगली बात करें। बिल्कुल एक सेकंड जी जी। सरबराह मौजूद हैं, सारे ओहदेदार मौजूद हैं। नहीं, आप इस बात को कि रोटेशन पे तो फैसला हो चुका है, लेकिन इस पे हम मजीद बात नहीं करना चाहते। बस इतना ही आप कि ये तंजीम मौजूद है। इंशाल्लाह ये तो 2-3 महीनों की बात है, आप क्यों इतनी लंबी सोच रहे हैं? जी फैसला बड़ा सीधा फैसला बड़ा सीधा है कि जो पार्टी लीडरशिप फैसला करेगी वही होगा। हाँ बस बहुत शुक्रिया। कर लिया ना, यही फैसला। और सवाल कर ले जी। हमने कहा रोटेशन पे आप मुद्दत पूरी बयान न करें। जिस तरह प्राइम मिनिस्टर 5 साल के लिए होता है ना, उससे ज्यादा नहीं होता, इसलिए पीडीएम भी जब तक है तो ओहदेदार रहेंगे। साफ़ियों की जानिब से बार बार सवाल किया गया क्या इस क़ियादत की रोटेशन होगी, यानी मौलाना फजलुर रहमान के अलावा किसी और को भी सरबराह बनाया जाएगा, लेकिन हर बात का गोल मोल जवाब दिया गया। पहले कहा कि मुस्लिम लीग नून में ही है फजलुर रहमान साहब, और उसके बाद कहा गया कि रोटेशन का डन हो गया, इख्तियार अब ये हम लोगों को ये है, लेकिन हम लोग इसे डिस्क्लोज़ नहीं करेंगे। तो ये रोटेशन के हवाले से आखिर मसाइल क्या हैं? इंतज़ार हैदरी साहब हमारे नुमाइंदे हैं जो पीडीएम का इजलास कवर कर रहे थे, सीनियर रिपोर्टर हैं, चीफ रिपोर्टर हैं जी न्यूज़ के, वो हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इंतज़ार हैदरी साहब। असल कहानी क्या है, पीडीएम के इजलास में उस दिन क्या तय पाया और क्या ये क़यादत रोटेशन पे होगी या मौलाना फजलुर रहमान थ्रू आउट इसे लीड करेंगे? देखें कमर जाहिद साहब, पहले आपका शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में लिया। असल मसला ये है कि ये तय हुआ था कि हर जमात को नुमाइंदगी दी जाएगी, सरबराही दी जाएगी, और उसके बाद फिर मामला आगे चलेंगे। क्योंकि असल जो मामला है वो अंदर की कहानी ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मुस्लिम लीग नून पर एतमाद नहीं है, नून लीग को पीपल्स पार्टी पर एतमाद नहीं है। अलबत्ता ये दोनों जमातें मौलाना फजल रहमान पर एतमाद करती हैं, लेकिन मौलाना फजल रहमान को अब उन पर एतमाद नहीं है, क्योंकि मौलाना ने जो गुज़िश्ता अक्टूबर में धरना दिया था, जलसा किया था, उसके बाद सारी क़यादत तो एक दफ़ा नजर आई जलसे के ऊपर, लेकिन उसके बाद फिर एक एक करते सारे रुखसत हो गए और मौलाना फजल रहमान महमूद खान चकजई के हमरा अकेले रह गए। तो अब दोबारा सूरत हाल वही बन गई है। अब पहले इन्होंने रहबर कमेटी बनाई थी, अब उसको जरा अंग्रेजी नाम दे दिया और स्टीयरिंग कमेटी बना दी है। और पहले उस कमेटी के सरबराह अकरम खान दुरानी थे, अब कमेटी के सरबराह एहसान इकबाल हैं। लेकिन अब जो फैसला हुआ है कि मौलाना फजल रहमान इस पीडीएम के जो इत्तेहाद है इसके सरबराह होंगे, तो ये फैसला भी रोटेशन पे हुआ है। लेकिन रोटेशन की जो अंदर की कहानी है वो इसलिए ये नहीं बता रहे, या जो अंदर के इजलास हो रहे हैं उसमें ये बात ये तय हुई है कि 3 महीने के अंदर अंदर हमने ये तहरीक चलानी है और उसके बाद फिर इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाना है। सेनेट इलेक्शन नहीं होने देने पीडीएम का असल जो वो है मकसद है, वो ये है कि किसी तरीके से सेनेट इलेक्शन को जो है वो मुतासिर किया जाए और पीटीआई को सेनेट इलेक्शन में अक्सरियत न दी जाए। असल मकसद ये है। लेकिन दूसरी तरफ बात यह है कि अवामी नेशनल पार्टी की तरफ से भी ज़राए हमारे ये बताते हैं कि ये बात सामने लाई गई है कि अगर ये रोटेशन 3 महीनों के अंदर भी तब्दील नहीं होती और एक महीने का सरबराह नहीं बनाया जाता, तो शायद अवामी नेशनल पार्टी जो है वो अपना कोई फैसला कर लेगी। ये आला क़यादत तक बात पहुंच चुकी है। ठीक बारहा ठीक
ठीक इंतज़ार हैदरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर ये तमाम मामलात नहीं होते तो अवामी नेशनल पार्टी जो है इस इत्तेहाद से निकल जाएगी। रोटेशन के हवाले से बात हो रही थी, इंतज़ार हैदरी बता रहे थे ट्रस्ट डेफिसिट है, इसके साथ सेनेट इलेक्शन नहीं होने देने, सबसे मेन इशू ट्रस्ट डेफिसिट का है। बैरिस्टर आमिर हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ताल्लुक़ है पीपल्स पार्टी से। बैरिस्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। बैरिस्टर साहब, क्या वजह है कि अभी तक उस तरह से ट्रस्ट नहीं डेवलप हो पाया? 11 जमातों का ये इत्तेहाद है, आप लोग एक बड़ी पार्टी हैं, लेकिन वही बात सामने इजलासों में भी बाहर आ रही है। हमने लोगों को बताया भी कि किस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और प्रेस कॉन्फ्रेंस के सवालों को गोल मोल किया गया, लेकिन हम तो नहीं जाने देते ऐसी बात, हम तो पकड़ लेते होते हैं। तो बताएं सर, ये क्यों ट्रस्ट डेफिसिट है अभी तक? आमिर हसन साहब हमारे साथ मौजूद नहीं है। कामरान मुर्तज़ा साहब से हम कोशिश करेंगे कि रब्ता हो जाए। एक छोटे से ब्रेक पे जाते हैं, वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक, और फिर इन दोनों रहनुमाओं से बातचीत करेंगे और पूछेंगे कि ट्रस्ट डेफिसिट आखिर है क्यों, और इसके साथ साथ क्या ओपोजिशन का एजेंडा ये है कि सेनेट इंतखाबात नहीं होने देने। आप कहीं मत जाइएगा, वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। और ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि पीडीएम जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट है, इसमें 11 जमातों का इत्तेहाद है, और अब उस हवाले से जो है इख्तिलाफात की खबरें भी सामने आ रही हैं। बैरिस्टर आमिर हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बैरिस्टर साहब, आपसे मैंने पूछा था, एक ट्रस्ट डेफिसिट अभी तक मौजूद है, आप लोग ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं एक दूसरे पे, क्या वजह है इसकी? देखिए, ये पॉलिटिकल अलायंस है पॉलिटिकल पार्टीज का, और एक पॉलिटिकल पार्टी के अंदर भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है। ये सियासत है, और सियासत डाइवर्सिटी का नाम है, और आप इतनी मुख्तलिफ 11 मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं, और अगर आप उनसे समझते हैं कि बड़ी यूनिफॉर्मिटी होगी और एक ही बात होगी, ये नहीं होता। ये किसी एक सियासी जमात के अंदर भी नहीं होता। लेकिन एक मैं आपको बात करूं कि ये पहली ऑल पार्टीज या मल्टी पार्टीज नहीं तो सर, हाउ कैन यू अचीव योर टारगेट्स? हाउ कैन यू अचीव योर टारगेट्स सर? वी विल जी, आप देखिएगा। पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये पहली मल्टी पार्टी कॉन्फ्रेंस है जो 20 सितंबर को हुई है। 10 दिन का जिसने हुकूमत को वक्त दिया था, और उसके बाद हमने अपने 6 जलसे अनाउंस कर दिए। हमने अपना इत्तेहाद अनाउंस कर दिया पीडीएम के नाम से। हमने उसके ऑफिस बेरर्स अनाउंस कर दिए हैं। हमने उसकी फंक्शनिंग, उसकी स्टीयरिंग कमेटी हो रही है, वो बैठती है, काम हो रहा है। तो मेरा नहीं ख्याल, अगर हुकूमत अब ये नहीं कहेगी कि भाई इनका इत्तेफाक नहीं है, तो इसके अलावा वो क्या कहेगी? क्योंकि इतना ज़बरदस्त एजेंडे के साथ 26 पॉइंट्स एजेंडा आ गया, चार्टर ऑफ पाकिस्तान की बात हो गई, एहतजाजी तहरीक का लाया अमल नहीं सिर्फ दिया, हमने पूरा प्रोग्राम दे दिया, जलसों का प्रोग्राम दे दिया। तो अब इसके बाद तो यही चीज़ें हैं ना, यही तो हुकूमत अब दरफिस्नियाँ छोड़ेगी कि इनके दरमियान इत्तेहाद नहीं है, ट्रस्ट डेफिसिट है। कैसे ट्रस्ट डेफिसिट है जी? अच्छा ट्रस्ट डेफिसिट है कि हमने बैठते ही पूरा लाया अमल दे दिया, और हुकूमत उस वक़्त से सी हो रही है हुकूमत की। इनका बुरा हाल है, 4-4, 6-6 मिनिस्टर्स बैठ के तो बातें कर रहे हैं। पहले तो हमारी करप्शन का रोला और रोना रोने का इनके पास रुदालियों की तरह ड्रामा था। आजकल ये करप्शन का छोड़ के अब ये गद्दारी की तरफ निकल पड़े हैं, और कभी ये मुल्क दुश्मनी, और कभी सिक्योरिटी रिस्क, और कभी अब देखिए इनके पास कुछ बाकी नहीं बचा। और जब कुछ बाकी नहीं बचता तो वो पाकिस्तान की मुहिब्बे वतन जमातों को गद्दार साबित करने पे लग गई हैं। और जब ये हुक्मरान गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटने लगते हैं, वही उनके घर जाने का वक्त होता है। वो जनरल अयूब हो, वो याया हो, वो जनरल जिया हो, वो जनरल मुशर्रफ हो, या कोई और कठपुतली हुकूमत हो, वो जब भी ये गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटती है तो इसका मतलब है कि अब इनके अलविदा
होने का वक्त आ गया है। तो हम तो इसका बड़ा मजा ले रहे हैं हुकूमत की और वुज़रा की चीखों का। आप भी इंजॉय करें थोड़ा सा दिन के लिए, 2-3 महीने के लिए। कामरान मुर्तज़ा साहब, बहुत सारी बातें की हैं, लेकिन इन सारी बातों में बात यह है कि ट्रस्ट डेफिसिट का वाकई इशू तो है। दूसरी बात यह है कि आप लोग मुत्तहिद नहीं होंगे तो आप अपने गोल्स कैसे अचीव कर पाएंगे। मौलाना साहब क्या थ्रू आउट दिस तहरीक, जितनी भी मूवमेंट होगी, जितनी भी तहरीक होगी, उसमें थ्रू आउट सरबराह रहेंगे, इस बात पे इत्तेफाक हुआ है? इसमें कमर ये मेरा ख्याल है कि आप शरारत कर रहे हो ना, कि एक लीडर छोड़ रहे हो और उसमें जो ना वो इसलिए कि ये जो गवर्नमेंट का जो टारगेट है वो चीज किया जा सके, इसीलिए कहा है 11-12 जमातें इसमें शामिल है। और जब 11-12 जमातें होंगी तो इसमें कोई जमात जिसकी वोटर स्ट्रेंथ ज्यादा है, वोटर स्ट्रेंथ कम है, किसी की सीट पार ज्यादा है, तो मुख्तलिफ इसमें बातें हैं। इसलिए ये कहना कि मौलाना साहब जो ना वो थ्रू आउट जो ना उसमें है, ये बात नहीं निकल रहा ना। ये अभी तक इस बात को ये बात होता है कि मौलाना साहब आगे हाथ से हज कर रहे हैं, और जब हज कर रहे हैं तो ज़ाहिर मामला अगर जैसे चली गया और अगर मामला दुरुस्त कब में जाता है और अल्टीमेटली गोल अचीव हो जाते हैं तो 2-4 महीने में, तो उसके बाद तो फिर इस इतिहास को इंतखाबी इतिहाद में कन्वर्ट करते हैं नहीं करते हैं, ये तो बात की बात है। तो इसके सामने दूसरे मकासद है और वो मकासद दूसरे हासिल हो जाएंगे तो वो मामला जो है ना वो खत्म हो जाएगा। अब तो ऐसा है कि हिसाब से इतना गिरफ्तार हुई है कि उसको जो है ना वो कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। एक के लिए छोड़ा गया है कि जी मौलाना साहब जो है ना वो आया जब में जो है ना उनको वो भारतीय सरबराही से तो नहीं हटा दिया जाएगा। देखिए जो कुछ भी होगा वो उसमें विद कंसेंट ऑफ ऑल दी पार्टी होगा और जो पार्टी जो है ना अपनी दिल से चलेगी। दूसरा फील्डर भी छोड़ा गया उसने पार्टी से डेफिसिट पैदा करने के लिए वो बल्किस्तान वाले जो इलेक्शन आ रहे हैं उसमें किसी पार्टी को दाना डाला जा रहा है। तो इस तरह की बातें जो है ना वो होंगी। यकीन गद्दारी के मुकदमे हैं, दूसरे सबसे मुकदमे बनाए जा रहे हैं, उन लोगों को भी बनाए जा रहे हैं जो पाकिस्तान के दिफा के साथ जो है वो अटैच रहे हैं, उन लोगों को भी बनाए जा रहे हैं जो पाकिस्तान के वजीर आजम रहे हैं, जो वजीर आजम से रिलेटेड है। तो इस तरह की हरकतें शुरू हो गई, ये इनका खौफ जाहिर कर रहा है, इनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि इनको सब कुछ गुम चुका है और जब इनको गुम गया है तो ये तरह की हरकतें होंगी। नदीम साहब, ऑपोजिशन कह रही है कि आप लोगों की बॉडी लैंग्वेज ये बता रही है कि आप लोग डर गए हैं, और उसकी मिसाल ये है कि जो गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटे जा रहे हैं, जो गद्दारी के मुकदमे बनाए जा रहे हैं, ये सब कुछ बताता है कि आप लोग अंदर से हिल गए हैं। तो क्या वाकई ऐसा है कि अपोजिशन का इत्तेहाद अभी तो जिसकी खबरें हम ये दे रहे हैं कि अभी इत्तेहाद में इख्तलाफात की खबरें आ रही हैं और इस इत्तेहाद को आप सही तरह आगे लेके चल पाएंगे, यानी ये भी क्लैरिटी नहीं है, तो पहले से ही हुकूमत के कदम डगमगा रहे हैं? बिस्मिल्लाह, देखिए एक रूल ऑफ नेचर है, जहां कोई क्राइम होता है वही चीजें डिस्टर्ब होती हैं। गवर्नमेंट अल्हम्दुलिल्लाह ना घबराई हुई है, ना गवर्नमेंट को कोई खौफ है। आप देखेंगे हमारा एक टारगेट था, हम लोगों को बताते थे कि ये जातीय एजेंडा पर इकट्ठे हैं, ये वैसे एक दूसरे का पेट फाड़ने की जो धमकियां देते हैं, एक दूसरे को अली बाबा 40 चोर जो कहते हैं, एक दूसरे को कुर्रा का सबसे झूठा शब्द जो कहते हैं, एक दूसरे को सिक्योरिटी रिस्क कहते हैं, एक दूसरे को मौलवी कहते हैं, जयाउल्लाह का बेटा कहते हैं, कोई किसी को करप्शन किंग कहता है। ये जब इनका जातीय एजेंडा आएगा ये एक पेज पर होंगे, और आपने फिर देखा पूरी कौम देख रही है, ये जितनी अपोजिशन के लोग हैं ये इकट्ठे हैं, लेकिन ये भानमती का कुर्बा और ये पाप की हांडी चौराहे में फूटनी है। गवर्नमेंट को आप क्वेश्चन करते हैं, गवर्नमेंट ने आंसर करना है, कौम सवाल करती है, गवर्नमेंट जवाब देती है, मीडिया सवाल करता है, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि उसका जवाब दे। लेकिन खौफ खदशा इसलिए नहीं है कि अल्लाह के फजलो करम से पाकिस्तान की आवाम ने तहरीक इंसाफ को जो 5 साल के लिए वोट किया, और यही फरमाते थे वोट को इज्जत दो, जिन्होंने ये भाषण पूरी कौम को दिया पिछले 2.5-3 साल में, वोट को इज्जत दो। हकीकत में ये कहना चाहते थे ना वोट को इज्जत दो, ना कोर्ट को इज्जत दो, नोट को इज्जत दो, वो कौम को समझ आ रहा है। तो इसलिए ये खौफ खदशे परेशानियां इनके लिए है, और हम ना किसी को गद्दारी का सर्टिफिकेट दे रहे हैं, ना हमें देना चाहिए, ना कोई शख्स ये हैसियत रखता है वो किसी को गद्दार डिक्लेयर करे। लेकिन नहीं तो वो आप लोगों का तंजीमी कारकुन नहीं है जिसने गद्दारी का मुकदमा दर्ज कराया है? कौन है वो? देखिए पाकिस्तान 22 करोड़ लोगों का मुल्क है, लोगों के अपने सेंटिमेंट्स हैं,
जब आप पाकिस्तान के मुख्तदर इदारों को मिलाइन करने की कोशिश करेंगे, अपनी अपनी पॉलिटिकल स्ट्रगल से बचने की बजाय, क्योंकि आपको पता है पब्लिक स्ट्रेंथ नहीं है। अभी आपने लाहौर में शो देखा पीएमएलएन का, 33 या 34 के कई बार अरकान असेंबली इनके हैं, 1000 लोग इकट्ठे नहीं कर सके माल रोड पे। अच्छा, बैरिस्टर आमिर साहब, बड़े वेरी इंटरेस्टिंगली, बैरिस्टर आमिर हसन से पूछता हूँ वेरी इंटरेस्टिंगली, कि मैंने सवाल भी करना था कि क्या हो जाता है ये, जब आप लोग पीपल्स पार्टी तो वैसे ही खैर पंजाब में नहीं है, आप लोग जलसा करने जाते हैं, 11 जमातों का इत्तेहाद होता है, लेकिन 1000 बंदा भी सही तरह इकट्ठा नहीं हो पाता। देखिए, अभी तो 11 जमातों के इत्तेहाद का कोई ऐसा जलसा हुआ नहीं कि इन्हें नहीं नजर आया। हमने कराची में 2 दिन पहले हजारों लोगों की रैली निकाल के साबित किया है पीपल्स पार्टी ने, और अभी आपको पता चल जाएगा हम पंजाब में कितने मौजूद हैं और कहाँ कहाँ पे ये 11 जमातें कितनी मजबूती से मौजूद हैं। मेरे ख्याल से आप यही कहेंगे, हमने 10 लाख बंदा भी इकट्ठा किया तो इनकी जो एनके हैं वो काम करना छोड़ देंगी, इन्हें वो 10 बंदे नजर आएंगे। जिन लोगों ने इस्लामाबाद का धरना देखा हो, पीटीआई के दोस्तों ने, खाली कुर्सियों से खिताब की जिन्हें आदत हो, जो 9 से 12 का शो चलाते थे, इमरान खान के जलसे चज मेरा नचने नु जी करदा, इन्हें क्या पता हो पॉलिटिकल स्ट्रगल क्या होती है, इन्हें क्या पता हो जलसा क्या होता है। जो मोबाइल की बत्तियां उठा उठा के कमर्शियल शो करते हो और वो गाने के जैसे वो होते हैं प्रोग्राम, ये पॉलिटिकल एक्टिविटीज नहीं होती। इन्हें पता चल जाएगा ये मसनूई सियासत के पैदा करदा, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये बोने हैं, और ये जो सियासी बोने परवान चढ़ाए गए हैं, इन्हें नहीं पता सियासत क्या होती है और सियासत किस तरह होती है। इन्हें लग पता जाएगा, ये जलसे होने जा रहे हैं ना, इन्हें पता चल जाएगा कि ये कितने पानी में है, फिर हम इन्हें बता देंगे कि सियासत कैसे होती है। मैं समझता हूं इन्हें इसी खुमार में रहने दें। ये हमारे इख्तलाफात ढूंढते रहे, अपोजिशन के इख्तलाफात से कोई फर्क नहीं। हम कोई हुकूमत बनाने नहीं जा रहे, अभी हमने फौरी कोई मिनिस्ट्रियां नहीं बांटनी, क्या हमारी लड़ाई होनी है? भाई आप अपना घर सीधा करें। फॉरेन मिनिस्टर के खिलाफ जो मिनिस्टर है ये इसका आबी वसाइल का, वो आग उगलता है तो उसकी बेइज्जती करता है, वजीर आजम उसकी बेइज्जती करवाता है। जो आपकी ह्यूमन राइट्स की मिनिस्टर है वो कहती है फॉरेन मिनिस्टर टकेगा नहीं, इसने बेड़ा गर्क कर दिया है। जो आपका साइंस और टेक्नोलॉजी का मिनिस्टर है वो कहता है कि बुजदार उसकी साइंस और टेक्नोलॉजी के मुताबिक इस सहल नहीं कि वो वजीर आला रहे। और भानुमती का कुंभा तो आपका है कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुंभा जोड़ा। आपने सबसे बड़े डाकू की बैसाखी से आप पंजाब में खड़े हैं, ऊपर चपड़ासी आपकी जुबान है जिसे आपने चपड़ासी नहीं रखना था, और सबसे बड़ा दहशतगर्द इल्ताफ हुसैन के कारिंदे आपके मिनिस्टर हैं। आप किस मुंह से यार बातें कर रहे हैं? बस इतनी बात है, आपको जोम बड़ा है कि ऐ खुदा मेरे अब्बू सलामत रहे, अल्लाह ताला सबके अब्बू सबके सरों पे ये अब आपने अब्बू वाली बात की है तो वो लोग तो ये कहते हैं कि अब्बू बचाओ मुहिम है। ये फवाद चौधरी साहब ने कहा था कि ये अब्बू बचाओ मुहिम है। हर अब्बू की एक मुकर्ररा मुद्दत है, और इतनी देर तक अब्बू साथ नहीं चला करते। बच्चे को बड़ा होना पड़ता है, उसे चलना पड़ता है, लेकिन ये जो गमले परवान चढ़ाए गए हैं, गमलों में पौधे ये नहीं चढ़ेंगे। अब मैं आपको बताऊं, कामरान मुर्तजा साहब की जाने बात हूं। कामरान साहब एक बात तो पूरी कर लेने दें। जी पहले भी बोले, सिर्फ 1 मिनट दे दें। जी। मैं समझता हूं कि पॉलिटिकल मैदान में हमारा मुकाबला करें। आप लोग कल तक जलसे का हक मांगते थे, आप मुल्क को फतह करने के लिए चंद 100 लोग लेके आप निकले थे, और गुजरांवाला में आपको टमाटर और गंदे अंडे पड़े थे। आप इतने थोड़े लोग थे, और आप इस्लामाबाद में जाके बदमाशी करते रहे, सुप्रीम कोर्ट पे, टेलीविजन पे आप हमला करते रहे। हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, हम सियासी जमाते हैं, लेकिन हमारे साथ सियासी बात करें, गैर सियासी हरकतें बंद करें, नहीं तो आप जल्दी पैक हो जाएंगे। कामरान साहब, एक ओपोजिशन के हवाले से जो हुकूमत का बयानिया है उसमें ये बात थी कि ये सब अपने केसेस बचाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। ये बात जरदारी साहब पे बड़ी सच साबित होती थी, नवाज शरीफ साहब पे भी बड़ी सच साबित होती थी, इन दोनों बड़ी जमातों की क़यादतों और इनके रहनुमाओं के हवाले से सच साबित होती थी। लेकिन हम मौलाना साहब को इसमें तफरीक करते थे कि मौलाना साहब पे कोई केस नहीं है, लेकिन अब तो नैब ने मौलाना साहब के ख़िलाफ़ भी इंक्वायरी की मंजूरी दे दी है।
तो अब आप सबका एजेंडा और जो वो ओपोजिशन कहती है, जो हुकूमत कहती है सॉरी, कि आप सब लोग सिर्फ इन केसेस से बचने के लिए इकट्ठे हुए हैं, तो वो कहीं ना कहीं सच साबित आ रहा है। आप क्या समझते हैं इसमें कितनी हकीकत है? कंबर साहब, आप अभी भी जो है ना नैब के ऊपर जो ना अभी भी आपका ट्रस्ट है। जब उनकी वीडियोज आ गई, जब उनके मामला आ गए, जब सारे मामला जो है ना वो ऑन एयर भी हो गए, और उसके बाद जो है ना वो जब भी क्योंकि मुल्क में ऐसे मामला होते हैं, जब भी लोग इकट्ठे होने लगते हैं इनके खिलाफ, और फिर नैब को जो है ना जिस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, उसके बावजूद जो ना आप ये पूछते हैं कि हम पे केसेस है। केस मैं तो इस बात पे भी अब ज़हनी तौर पे तैयार हूँ कि किसी दिन मेरे खिलाफ भी कोई केस बनाया जा सकता है। संभल आप आज बोलने लग जाओ गवर्नमेंट के खिलाफ, कल आपका भी कोई मामला जो है ना वो नैब ले आएगी। तो ये तो नैब बेचारी जो है ना वो नैब बेचारी है या बेचारा है, वो इस वक्त इस्तेमाल हो रहा है। वो एक कुछ वीडियोज है इनके पास रखे हुए, और जिस तरह से मर्जी जो है ना उसको इस्तेमाल करते हैं, जिसके खिलाफ मर्जी इस्तेमाल करते हैं। देखिए अब इस गवर्नमेंट को 2 साल से ज्यादा अर्सा हो चुका है। जब एक गवर्नमेंट जो ना अपना वो आधा गुजार चुकी होती है बजाय जो कौन सा एक आईनी मुद्दत थी उसकी, उस वक्त तक उसको जो ना वो तमाम तक जो उसके टारगेट थे वो अचीव कर लेने चाहिए थे। अभी तक इन्होंने क्या अचीव किया है? ये नैब के केसेस की मुद्दत जो है ना वो कितने अर्से में नैब के केसेस में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जानी चाहिए? 90 डेज में। कितने अर्से में ट्रायल कंप्लीट हो जाना चाहिए? 30 डेज में। कितने अर्से में जो ना वो अपील हाई कोर्ट से भी डिसाइड हो जानी चाहिए? 60 डेज में। इस सब को कैलकुलेट कर दीजिए कि जरदारी साहब के खिलाफ हो गया कोई केस, कंक्लूड हो गया, इस सब को जमा करके उसके बाद देखिए नवाज शरीफ के खिलाफ कोई केस जो है ना वो अभी तक कंक्लूड हुआ है। मौलाना साहब के खिलाफ अब पता नहीं कौन से साल का 50 साल पुराना जो है ना इन्होंने कोई इशू जो है ना इंक्वायरी स्टेज पता आपको क्या, जिसमें इवन समन भी नहीं किया जाता, और उसमें मिलाइन करना शुरू कर दिया तमाम टीवी चैनल। वैसे कामरान साहब एक बात मुझे समझ नहीं आई, पहले इंक्वायरी की खबरें पहले भी टीवी पे आई थी, और उस हवाले से जब खबरें आई हमने रिपोर्ट किया तो प्रेस रिलीज जारी हुई नैब की जानिब से, ऐसा कुछ नहीं करने जा रहे। मौलाना ने फिर शुमाली इलाका जाके अपनी बहुत सारी तस्वीरें बनाई, और इसके बाद फिर हमारे पास खबरें आई कि अब जो है इलामिया जारी हो गया बाकायदा नैब का कि अब मौलाना के खिलाफ इंक्वायरी खोल दी जाएगी। तो ये मामला सारा क्या है? मामला नजर आ रहा है ना, ऑन दी फेस ऑफ इट नजर आ रहा है कि इनके एग्जीक्यूटिव बोर्ड में इंक्वायरी की मंजूरी अभी भी है, और इस इंक्वायरी की मंजूरी देने से पहले आप देखिए कि कितना गंद उछाला गया जो है ना मीडिया में, किस तरह से जो है ना वो किया गया, और ये नैब के मुंह से कहलवाया गया सारा कुछ। जब नैब इस तरह से अगर कौमी और रियासती अदारे जो है ना वो इस तरह की हरकतें करते हैं, तो उनके ऊपर क्या बाकी जो है ना एतमाद रह जाएगा? इस गवर्नमेंट पे क्या एतमाद रह गया है? इस गवर्नमेंट के दौर में बाकी रियासती अदारों पे क्या क्या एतमाद रह गया है? तो जब इस तरह के हालात होंगे तो मेरा ख्याल है कि ये इनको जो है ना वो अल्टीमेटली जो है वो गवर्नमेंट के साथ साथ इन इदारों के सरबराहों को भी जो है ना शायद वापस जो है ना जाना पड़ेगा, और इनके साथ साथ ही जाना पड़ेगा जो कुछ हरकतें हो रही हैं। नाज़रीन, हमने एक छोटा सा ब्रेक लेना है। वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक, और उसके बाद डिस्कस करेंगे क्या मौलाना साहब रजामंद कर लेंगे पीपल्स पार्टी को कि वो इस्तीफ़े दें और ये जो मूवमेंट है PDM इसको कामयाब बनाए। वेलकम बैक नाज़रीन, और ब्रेक पे जाने से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे ट्रस्ट डेफिसिट के हवाले से, इसके साथ साथ नैब के हवाले से भी बात हो रही थी। आज शिबली फराज साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, और उसमें शिबली फराज साहब ने कहना है कि इमरान खान पे जब भी प्रेशर पड़ता है तो वो मजबूत लीडर के तौर पर उभर कर सामने आते हैं। ये इमरान खान साहब पे किस चीज़ का प्रेशर है जिसके बाद हुकूमत को ये ज़रूरत पड़ी है कि वो अपने वज़ीर इत्तलात के साथ ये बयान दे कि जब भी प्रेशर पड़ता है मजबूत लीडर बन के इमरान खान सामने आते हैं? नदीम कुरैशी साहब, किस किस्म का प्रेशर है ये इमरान खान साहब पे? ये PDM का प्रेशर ले गए आप लोग? देखिए वो प्रेशर की सेंस में कह रहे हैं कि चूंकि सियासी माहौल में गर्मा गर्मी है। हम सब लोग समझते थे, आप सब समझते थे कि नवाज शरीफ साहब सख्त दलील है, जिंदगी मौत की जंग लड़ रहे हैं, अल्लाह ताला को जिंदगी दे।
बड़े हालात इस तरह कहते जी प्लेटलेट बड़े डाउन हो गए हैं, लाइफ सेट है, कलसूम नवाज सभा की मिसालें दी जाती थी, अचानक उनका नमूदार होना और इमरान खान को छोड़कर इमरान खान के सहूलतकारों को, हम तो सहूलतकार समझते हैं पाकिस्तान के उन 1,80,00,000 लोगों को जिन्होंने वोट से इंडोर्स किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और रिजेक्ट किया पीएमएल की और एग्जिस्टिंग पार्टियों की हुकूमत को। लेकिन नवाज शरीफ साहब का जहां इशारा था जिनको वो खुश करना चाहते थे, तो जाहिर है वो इस सेंस में प्रेशर की बात कर रहे हैं। मैं आपको गलत कर दूं, इमरान खान मिजाजन इस पाकिस्तान की रवायती सियासत का खिलाड़ी नहीं है। उस शख्स ने अपने स्टाइल में स्ट्रगल की, अपने स्टाइल में अपनी मूव को चलाया। आप देख लें कि बहुत ज्यादा कोई पार्टियों का लाइफ नहीं किया, स्लो फ्लाइट ली, और आज लोग कहते थे इनको शेरवानी का बटन नहीं मिलेगा। वो लोग मुल्क के बाहर बैठे हुए जिला बदली की कोशिश कर रहे हैं कि वो पॉलिटिकल एसाइलम ले और वहां से बैठ के मूवमेंट को लीड करे। और इमरान खान अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की आवाम की खिदमत कर रहे हैं, पाकिस्तान का इमेज बेहतर कर रहे हैं इंटरनेशनली। 3 साल पहले के पाकिस्तान को देखे और आज के पाकिस्तान को देखे तो आपको नजर आएगा कि इमरान खान ने इस मुल्क की सही मानों में खिदमत की है। अच्छा, मुझे एक चीज की अमूमन मैं हैरान होता हूँ उस बात पर कि मौलाना फजलुर रहमान एक ऐसा करेक्टर है सारी पॉलिटिकल एलीट का जो पिछले 35 साल में कभी इक़्तिदार से बाहर नहीं रहे। मौलाना साहब पीएमएल एन की गवर्नमेंट थी, मौलाना साहब इक़्तिदार में थे, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, वो कोलिशन पार्टनर थे। पीएमएल क्यू की गवर्नमेंट थी तो मौलाना साहब केपीके में उनके पास गवर्नमेंट थी, हर गवर्नमेंट का हिस्सा रहे। अब दिलचस्प बात सारे सूरत की यह है कि देखते हैं कि मौलाना बतौर प्रेसिडेंट पीडीएम क्या रोल प्ले करते हैं, क्या वो इन दोनों जमातों को गाइड कर लेते हैं इस बात पर, या उनके साहबजादे असदुर रहमान की वो बात सही साबित होगी जो आज से 10 दिन पहले उन्होंने कही कि ये दोनों पॉलिटिकल पार्टी है, पीएमएल और पीपल्स पार्टी, इनका एजेंडा, इनका टारगेट सिर्फ अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप को केसेस से बचाना है, इनका इससे बड़ा कोई एजेंडा नहीं है। मतलब अगर एक्स गवर्नर जुबैर साहब की मुलाकात मंजर आम पर ना थी, उसका स्याक और सबाब कौम के सामने ना था, तो शायद मियां नवाज शरीफ साहब उस एपीसी को हाईजैक ना करते जो पीपल्स पार्टी ने होस्ट की, जिसमें इवन मौलाना फजलुर रहमान साहब की स्पीच को भी हाईजैक कर दिया गया। तो मैं समझता हूँ थोड़ी साल बड़ी दिलचस्प है इमरान खान साहब नहीं है। पहले भी ये इत्तेहाद जो बना था आप लोगों के साथ जो है उस तरह से नहीं निभाया गया जैसे आप लोगों को तवक्को थी। जब इस्तीफों की बारी आई तो ये दोनों पार्टीज़ हट गईं। अब क्या ये दोनों पार्टीज़ आपके कहने पे चलेंगी? ख़ुसूसन अगर इस्तीफों की बात की जाए, पीटीआई के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए तो कोई गेनिंग पोजीशन नहीं है, उन्हें लूज़ करना पड़ेगा। तो इस तमाम हालात में आप क्या समझते हैं कि मौलाना साहब की बात सुनी जाएगी? देखिए, मैं समझता हूँ मौलाना साहब की बात मौलाना साहब पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि मौलाना साहब को मालूम है कि इन दोनों जमातों ने एक हद से आगे नहीं बढ़ना। और अभी आप देखेंगे पीएमएलएन का तो अच्छी पॉलिटिकल हिस्ट्री है, वो चूंकि है भी बिजनेसमैन और वो पॉलिटिक्स भी बिजनेस के स्टाइल में करते हैं, गिव एंड टेक पे। उनको जिस तरह से किसी भी साइड से कोई रिलीफ मिला, जिस तरह से शहबाज शरीफ साहब ने भी देखिए उन्होंने खुद अपनी बेल वापस ली और पूरी माल रोड लाहौर में जलसा क्या हुआ शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के खिलाफ। मतलब इनको तो चाहिए था कि शहबाज शरीफ के घर के खिलाफ जलसा करते कि आपने अपनी बेल वापस क्यों ली है, आपको तो रजिस्ट करना चाहिए था। यहाँ से लाइन बड़ी वाज़ेह होती है। ये कोई नेल्सन मंडेला या उस तरह के मौजे तंग टाइप लीडर नहीं है, ये वो तमाम लीडर्स हैं जिन्होंने 40 साल इस मुल्क पे इक़्तिदार के मजे लूटे। अब अपनी सेकंड जनरेशन और साथ थर्ड जनरेशन आमिर साहब जलसे जुलूसों पूरी कौम पर लीड करवाया जाए। ठीक, आमिर साहब जलसे जुलूसों की बात तो अक्सर आप लोग भी करते हैं और हमें हुकूमत भी करती नजर आती है, लेकिन ये इस्तीफों की बात पर पीपल्स पार्टी थोड़ी सी डाउन हो जाती है। क्या वजह है इसकी? क्यों नहीं इस्तीफे आप लोगों की जानिब से? जब कहा जा रहा है आप एक तहरीक का हिस्सा बन रहे हैं तो आप सबसे बढ़ चढ़ कर कहेंगे ठीक है जी, जब इस्तीफों की बारी आई, जो कि आपने लिखा हुआ भी एक्शन प्लान में, हम देंगे जी इस्तीफे, लेकिन जब भी आपके लीडरान से सवाल किया जाए आप लोग कहते हैं जी वो देखेंगे, वक्त आएगा। तो आपके लिए तो लूज की सिचुएशन है, विन विन सिचुएशन तो है ही नहीं इस मामले में। देखिए, पहली बात तो ये है कि कभी भी हम इसमें कोई पीके वीके नहीं पड़े। फैसला हो चुका है एपीसी के अंदर 20 सितंबर को, और उस लाया अमल के अंदर हम लिख चुके हैं कि मुनासिब वक्त के ऊपर इस्तीफे दिए जाएंगे। अब आप अगर कहते हैं कि गिनती 100 से शुरू करके उल्टी गिनती गिननी है तो वो काम नहीं बनेगा। हम 1 से शुरू हो रहे हैं और इस्तीफे देना आखिरी ऑप्शन है। हम कोई पीटीआई की तरह नालायक किस्म के नए
खिलाड़ी से सियासतदान तो नहीं ना बने कि पहले इस्तीफे दें, फिर मिन्नतें करें, फिर थूका चाटें, फिर कहें कि हमने जो इस्तीफे दिए थे हमारी 6 महीने की तनख्वाहें भी दें, हम नहीं तो भूखे मर जाएंगे, और फिर हमने इनकी रायतें, हमारी रिकमेंडेशन से इन्हें पिछली तनख्वाहें भी मिली और इनकी रुकनीयतें भी बहाल हुई। हम इस्तीफे देंगे, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। और इस्तीफे देने से पहले इनका चल चलाव शुरू हुआ है। आप तो एम फिक्रमंद हो रहे हैं, कोई किसी किस्म की कंफ्यूजन नहीं है अपोजिशन की स्ट्रेटेजी के अंदर। मैं आपको बिल्कुल पूरी सर मुझे फिक्रमंद होके क्या मिलेगा? मुझे तो कोई फिक्र नहीं है। मैं तो आप लोगों से सवाल कर रहा हूँ, ये फिक्र सामने नजर आती है प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के जो उसके बाद होती है प्रेस कॉन्फ्रेंस। मैं आपको बताता हूँ, मुझे जरा मौका दे दें। मैं समझता हूँ जब ये बार बार सवाल उठाया जाता है उससे कंफ्यूजन क्रिएट होती है ना। आपने सवाल उठाया कि हम फीके पड़ जाते हैं, मैंने बड़े मीठे और रंगदार तरीके से आपको बता दिया कि हम फीके नहीं हैं। हम बड़े रेड ब्लड होके बड़े पूरी लाली की, इंकलाब की लाली के साथ बता रहे हैं कि इस हुकूमत का चल चलाओ है। अब ये जो हमें कहते हैं ना एहतसाब से हमें ना डराएं, जाएं हमारे केसेस में हमें मुजरिम साबित करें, लेकिन खुदा के लिए ये ना करें कि हम लोग 30 साल से प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी अदालतों में हो, हम बाइज्जत बरी हो जाएं। और वो कहते हैं ना फैज कि उनकी नजर में क्या करें, फीका है अब भी रंग, जितना लहू था सर पे कबा कर चुके हैं। अरे भाई ये तमाशा बंद करें ना। रोज हम एहतसाब, सुप्रीम कोर्ट आपके एहतसाब को, 1 मिनट मुझे मौका दे दें, एहतसाब को ज़लील रुस्वा कर चुकी है। आपके नैब के चेयरमैन की जो वीडियो फिल्म वायरल हुई थी उसके बाद उसकी सर बिल्कुल सही बात है। ये तमाम बातें सब लोगों को पता है। बैरिस्टर आमिर साहब बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। खत्म करें। जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये तमाम बातें सबको पता है। हमने प्रोग्राम में एक छोटा सा इशू और डिस्कस करना है और वो बलूचिस्तान के हवाले से है, सी पैक के हवाले से है। सी पैक के आने से बलूचिस्तान में कितनी तरक्की आएगी, इस पर बात करने के लिए सरफराज बुगटी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सरफराज साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। सर ये सी पैक का मंसूबा जिस पर दिन रात काम जारी है और इस हवाले से सिक्योरिटी इदारे भी, हमारी हुकूमत भी इस पर बहुत फोकस किए हुए हैं और इसको साजिशों का हिस्सा भी बनाया जा रहा है हमारे दुश्मन ममालिक की जानिब से। अगर पार्टिकुलरली इस पे फोकस करें तो बलूचिस्तान का अगर देखें तो क्या देखते हैं, क्या समझते हैं कि बलूचिस्तान में इस हवाले से कितनी तरक्की आएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बेहद शुक्रिया जी। मैं ये समझता हूँ कि सीपेक जो है वो गेम चेंजर है। ये हमारा इकोनॉमिक फ्यूचर है, न सिर्फ बलूचिस्तान का बल्कि पूरे पाकिस्तान का। और बलूचिस्तान जो एक अपॉर्चुनिटी की लैंड है, वर्जिन लैंड है फॉर इन्वेस्टर्स, उनकी सारी तवज्जो बलूचिस्तान की तरफ आएगी। और बलूचिस्तान को अल्लाह ताला ने जिन उससे नवाजा हुआ है, जैसे हमारा कोस्ट लाइन है या हमारे मिनरल्स हैं, और इस तरह मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा चेंज आएगा। और जहाँ आपने साजिशों का जिक्र किया, ये आज से नहीं, फ्रॉम द डे फर्स्ट जब से पाकिस्तान मर्ज़ वजूद में आया है, हमारे हमसाया मुल्क को कभी भी पाकिस्तान, अब आप देख लें हमारे हमसाये में एक तरफ अफगानिस्तान था और एक तरफ इंडिया। इंडियंस ने भी आपकी क्रिएशन की मुखालफत की और इसी तरह अफगानिस्तान ने भी आपकी क्रिएशन की मुखालफत की। फिर अफगानिस्तान ने आपके पहले जो इंसर्जेंट थे 1948 में उनको पनाह दी, फिर 73 में पश्तून ज़िले बनाया। तो अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ फ्रॉम द डे फर्स्ट इस्तेमाल होती रही और वो हमेशा इंडियंस इस्तेमाल करते रहे। तो आज की सिनेरियो में भी कुछ ऐसा है कि वो उसको इस्तेमाल भी कर रहे हैं। और फिर अभी जिस तरह मैं कभी कभार मुझे हैरत होती है कि हमारे यहाँ बड़े अरसे बाद कोई ऐसा चीफ मिनिस्टर आया है जो मैं दावे से कहता हूँ कि वो करप्ट नहीं है। ठीक है, करप्शन नहीं रोकी होगी, लेकिन वो खुद करप्ट नहीं है और एक चीज के विजन के मुताबिक और चीजों को ठीक करने की कोशिश की जा रही है और जो गवर्नेंस है उसको बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में हमारे अपोजिशन के दोस्तों ने चुना है क्वेटा को अपने पहले जलसे में। तो हमारे दोस्त यकीनन अपोजिशन के यहाँ बैठे होंगे, उनका जमहूरी राइट है जहां भी जलसा करें। लेकिन मैं बताता जाऊं कि फर्ज करें कि यहाँ पर 2 बड़ी जमातें हैं, JUIF और PK मैप। अगर हिस्टोरिकली आप देखेंगे तो दोनों हमेशा एक दूसरे के खिलाफ ही इलेक्शन लड़ती रही है। जो हमारा पश्तून बेल्ट है, दोनों का वहां पर ज्यादा होल्ड है। अब वही सीटें हैं जो कभी PK मैप जीतती है, कभी JUI जीतती है। तो अब इस दफा भी मुझे समझ नहीं आ रही कि रैगिंग के खिलाफ अगर ये इकट्ठे हो रहे हैं तो JUI PK मैप के खिलाफ कर रही होगी और PK मैप JUI के खिलाफ। तो ये कुछ समझ से बालातर है। और फिर मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है या PMLN है,
या इवन पीटीआई है, जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनका फोकस भी कभी बलूचिस्तान नहीं रहा है। उसकी वजह ये, जब ये लोग इक्तदार में होते हैं, उसकी रीजन ये है कि बलूचिस्तान के सारे एमएनए 16 हैं, जबकि सिर्फ लाहौर डिवीजन से शायद 16 एमएनए आ जाते होंगे। तो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज ने भी बलूचिस्तान को वो प्रायोरिटी कभी नहीं दी जो प्रायोरिटी हमारा राइट बनता था। भुट्टी साहब, इसी वजह से आपको हम इसी वजह से शरीके गुफ्तगू भी करते हैं कि ड्यू शेयर जो है वो तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो तमाम कंसर्न्स हैं, उनकी तरफ से आना चाहिए। अगर पीडीएम वहाँ पे जलसा करने जा रही है तो एक्सपेक्टेड आउटकम क्या है? अगर बलूचिस्तान की आवाम की बात की जाए, पीडीएम के पहले जलसे के हवाले से बात की जाए और तमाम 11 पार्टीज अगर ये मिल के कोशिश करें तो व्हाट वुड बी द एक्सपेक्टेड आउटकम? देखिए, मामला तो ये, जब भी ये एहतजाज होते हैं, चाहे कोई भी करता है, अव्वल तो मैं फिर उसको कोई जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा हूँ, ये हर एक का डेमोक्रेटिक राइट है। लेकिन बलूचिस्तान के पर्सपेक्टिव में आप देखें तो बलूचिस्तान के पर्सपेक्टिव हमेशा डिफरेंट रहे हैं। बलूचिस्तान को की जो फ्रैजिलिटीज हैं वो इतनी ज्यादा हैं, वो ऑलरेडी दुश्मन की नजर में है, और मजीद इस तरह के जलसे, जुलूस, एहतजाज से डिस्टेबलाइज होती हैं चीजें, और जब डिस्टेबलाइज होती है तो उसका फायदा जो है वो हमेशा दुश्मन उठाता है। तो मैं नहीं समझता हूँ कि अव्वल तो हुकूमत को या बलूचिस्तान अवामी पार्टी की हुकूमत को या मरकज में कोई, हमारा पीटीआई की हुकूमत है, इन जलसे जुलूसों से कोई खतरा हो सकता है या इससे हम कोई खाइफ हैं, कतन नहीं है। लेकिन मैं इस चीज को आपको वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब गवर्नेंस का मॉडल ठीक हो रहा है, जब करप्शन कम हो रही है, जब तरक्की बढ़ रही है, जब सीपैक आ रहा है, तो ऐसे में पीडीएम का जलसा वो भी बलूचिस्तान में रखना, तो क्या अब ये मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टी जब इक़्तिदार में आती हैं तो एक वजीर आजम का नाम दे दें जो एक रात क्वेटा में रहो, बलूचिस्तान बाकी को तो छोड़ दें जो क्वेटा में रहो, कोई नहीं रहता है। तो आज जब अपोजिशन में होती है तो अब यहाँ आ रही है, और फिर प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहाँ जो दो जमातें हैं, जो सीटें जेयूआई की थी वो पीके मैप और जेयूआई आपस में हैं, फिर इसका मतलब है अगर रिगिंग के खिलाफ है तो ये एक दूसरे के खिलाफ एक साथ कैसे एहतजाज कर रहे हैं। ठीक हो गया। बैरिस्टर आमिर साहब, आपकी जानिब आऊँगा। आमिर साहब, मेरा पूछने का मकसद ये था कि अगर इस तरह के, जिस तरह से सरफराज भुट्टी साहब ने कहा कि आप लोग जलसा करेंगे, एक गवर्नेंस सिस्टम चल रहा है, वहाँ पे एक पॉलिटिकल जो है क्राइसिस क्रिएट होगा, तो इससे जो है ना हालात मज़ीद भी ख़राब हो सकते हैं। तो बेहतर ये है कि पीडीएम कह रहे हैं, आपका डेमोक्रेटिक राइट है कि करें, जलसा वहाँ पे करें, लेकिन इससे जो है एक क्योस क्रिएट होगा, तो आप क्वेटा की जगह किसी और भुट्टी साहब, जी भुट्टी साहब एक पॉजिटिव आदमी हैं, इन्हें हमेशा सब अच्छा नजर आता है, तो इन्हें घबराना नहीं चाहिए। पॉलिटिकल एक्टिविटी से कभी भी क्योस क्रिएट नहीं होता। जब आप डीपोलिटिसाइज करते हैं सोसाइटी को तो क्योस होता है। अगर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज बलूचिस्तान में इकट्ठा हो रही हैं तो ये बलूचिस्तान की अहमियत का इकरार है कि पाकिस्तान की कौमी क़यादत वहाँ पे आगाज करने जा रही है, वहाँ पे मौजूद होगी एक तहरीक के अंदर। दूसरी बात यह है कि क्योस उस वक्त पैदा होता है जब रातों रात पार्टियां तोड़ी जाती हैं, नहीं बनाई जाती हैं, और कोई बाप माँ ऐसी पार्टियां बन जाती हैं और वो आने लगती हैं, ये क्योस होता है। जब मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज सियासत के अंदर शामिल होती हैं, लोगों को सियासी अमल के अंदर शरीक करती हैं और बलूचिस्तान के हकूक के ऊपर बात करती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर आमिर हसन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया नदीम कुरैशी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कामरान मुर्तज़ा साहब, और बहुत बहुत शुक्रिया सरफराज भुट्टी साहब। प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो गया है नाज़रीन, इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। कंबर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए, फ़िलहाल के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।